प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 15 शुरू करते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन का चरित्र जीवनी यहाँ प्रस्तुत की गई है और बताया गया कि इन्हें पढ़ करके, इन्हें देख करके, इनके बारे में सुन करके हमें ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल चार्ली चैपलिन ऐसे ही थे जैसे आज हम हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। इसीलिए चार्ली चैपलिन का अर्थ लिखा है यानी हम सब, हमारे जैसा ही हमें चार्ली चैपलिन लगता है। लेखक है विष्णु खरे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। विष्णु खरे का जन्म सन 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, ये इनके कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब, ये इनका आलोचनात्मक कृति है, संग्रह है। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये सिने की आलोचना है, सिनेमा जगत की इसमें आलोचना है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट का ये इन्होंने अनुवाद किया है। यह चाकू समय, अंतिका योसेफ, काले वाला, फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, इन काव्यों के इन्होंने अनुवाद किया है। रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज, ये बहुत सारे सम्मान इन्हें मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है। और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य ही है कि वास्तव में जितना हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, वास्तविकता उससे कहीं अलग और ज़्यादा होती है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं, विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत ही गहरी विचारपरक कविताएं दी, साथ ही बेबाक आलोचना, निर्भीक होकर के इन्होंने आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ हमें दिखलाई पड़ता है, पता चलता है। वास्तव में इन्होंने विश्व साहित्य का गहन अध्ययन भी किया है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन ये विष्णु खरे करते रहे हैं। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान, जब ये 71 से 73 तक विदेश में रहे, तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता भी प्राप्त की और संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में इन्होंने वहाँ पर देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र भी शुरू हो गया। दिनमान, नवभारत टाइम्स, दी पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश, ये जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में
देखा है। कथा इनकी हम आगे बढ़ाते हैं। इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उनका विश्लेषण किया। अपने लेखन के द्वारा हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में इन्होंने सफलता पाई, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। यह कठिन है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और इसके सिद्धांतकार भी अब उभर कर आ गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी, 10वां अंश भी हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक यहाँ हमें मिल पाएगी। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। ये एक पीड़ा विष्णु खरे ने प्रकट की है। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। जैसे विश्व साहित्य है, वैसे विश्व सिनेमा भी दिनों दिन यश कीर्ति प्राप्त कर रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, इन विषयों से संबंधित ये फिल्में बनाकर दिखाता रहा है। उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक एक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक ये पाठ है, इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का हमें अवसर देता है कि वास्तव में चार्ली चैपलिन में ऐसा क्या था कि हमें अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में वे दिखाई देते हैं, या वे जैसे थे मनुष्य स्वयं अपने को इनके समान मानकर चलता है। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद और कामद गाथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। अर्थात ये राज कपूर के अभिनय में बनी ये फिल्में हैं, इनमें चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व को, चरित्र को दिखाया गया है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तव में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने करुणा और हास्य को दोनों को मिलाया है, दोनों तत्वों में सामंजस्य किया है। वास्तव में दोनों बिल्कुल ही अलग है। जहाँ करुणा होती है वहाँ हास्य नहीं हो सकता है, और जहाँ हास्य है वहाँ करुणा का अभाव होता है। लेकिन चार्ली ने इन दोनों तत्वों में, इन दोनों ही रसों में सामंजस्य किया है। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, देश में, जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, हमारे भारत देश में, बल्कि पूरे विश्व की बात करें तो हास्य और करुणा हमें जल्दी से एक साथ दिखाई नहीं देती है। और चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है।
कला को कोई बांध नहीं सकता है, ये स्वतंत्र होती है। एक से एक हास्य कलाकार हुए हैं, पर वे चैपलिन की तरह देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों को पसंद नहीं बन पाए। चार्ली चैपलिन एक हास्य कलाकार हैं, लेकिन इनका हास्य हर देश के लोगों द्वारा, हम हर उम्र के व्यक्तियों द्वारा, हर स्तर के दर्शकों द्वारा पसंद किया जाता है। ऐसी प्रतिभा और किसी दूसरे कलाकार में नज़र नहीं आती है। शायद यही कारण है कि चार्ली ही वह शख्सियत है, हो सकता है, जिसने सबको अपनी छवि दिखती है, जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का प्रयास है कि चार्ली चैपलिन हमें अपना लगता है। किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को यह दूसरा पराया नहीं लगता है। ये जो फोटो है चार्ली चैपलिन को इसमें दिखाया गया है, चार्ली चैपलिन का ये प्रतिरूप है। शुरू करते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का नहीं होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। जिस वर्ष यह लेख लिखा जा रहा है उस वर्ष की बात है, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग, ये चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म है मेकिंग ए लिविंग। इसको आज 75 वर्ष पूरे होते हैं। यानी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग को आज 75 वर्ष हो गए हैं। साथ ही चैपलिन की ये जन्म शती वर्ष भी है, अर्थात चैपलिन जब 25 वर्ष के थे तब इन्होंने ये पहली फिल्म बनाई थी। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला, पौन शताब्दी का अर्थ 75 वर्ष ही होते हैं, चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। यानी ये पहली फिल्म 75 वर्ष पहले इन्होंने बनाई मेकिंग ए लिविंग, और तब से पूरी दुनिया इनकी कला को देख रही है। 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। लगभग हमारी 5 पीढ़ियों ने इनकी कला को देखा है, इनकी फिल्मों को देखा है और खूब हंसे हैं, प्रसन्न हुए हैं। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ, इसका अर्थ यही हुआ कि कभी भी चार्ली चैपलिन है समय कि जैसा चार्ली चैपलिन की समय में उस समय के लोग इनकी फिल्मों को पसंद कर रहे थे, आज भी लोग इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। तो इनकी फिल्में कभी समय में सीमित नहीं रही, समय की सीमा में नहीं बंधी। भूगोल का अर्थ है ये एक अंग्रेज अभिनेता थे, यूरोप के थे, तो केवल यूरोप के लोग ही इनको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि और दूसरे देशों के लोग भी, लगभग विश्व के सभी देशों के लोग इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। तो भूगोल की सीमा में भी ये कभी नहीं बंधे। और संस्कृतियों की सीमा का अर्थ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, जितनी भी संस्कृतियां और धर्म हैं, उन्हीं सभी संस्कृतियों और धर्मों के लोगों ने इनकी फिल्मों को पसंद किया है। इसलिए कहा गया है कि समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं में कभी ये नहीं बंधे। चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। इनकी फिल्में देखकर बच्चे हंसते हैं और जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। कोई भी यदि बचपन में इनकी फिल्म देखता है, खूब हंसता है, बुढ़ापे तक वह इन्हें नहीं भूल पाता है। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। पश्चिमी देश जो यूरोप के देश हैं उनमें बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है, अर्थात वहाँ चार्ली की फिल्में, चार्ली जैसा अभिनय बाद के कलाकारों ने भी स्वीकार कर लिया।
चार्ली के जैसा ही अभिनय वो अभी भी करते हैं। इसलिए कहा गया है कि उनके अभिनय को करने वाले लगातार वहाँ अभिनेता आते रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि चार्ली का वहाँ पुनर्जीवन हो रहा है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। ये सब इनके हास्य के रूप थे। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल नहीं की गई रीलें भी अभी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। इस पहले गद्यांश से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न यही है कि चार्ली समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ था। कैसे? तो हम समझाएंगे कि समय, भूगोल और संस्कृति तीनों की सीमाओं में इनकी फिल्में बंधी हुई नहीं थी। पहले जिस समय चार्ली फिल्में बना रहे थे तब भी पसंद की जाती थी और आज वर्तमान समय में भी इनकी फिल्मों को उतना ही पसंद किया जाता है। यूरोप के अभिनेता हैं तो यूरोप में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में इनकी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। और केवल ईसाई संस्कृति ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी आदि सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग इनकी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न बनता है कि पश्चिम में चार्ली का बार बार पुनर्जीवन होता है, अर्थात पश्चिमी जो देश है, यूरोप के जो देश हैं, उनमें चार्ली जैसा अभिनय करने वाले अभिनेता लगातार उनके अभिनय को अपना करके और फिल्में बना रहे हैं। चार्ली जैसा अभिनय वो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए उन नए अभिनेताओं को देखकर लगता है कि वास्तव में ये चार्ली का पुनर्जीवन हो रहा है। अन्य प्रश्न बनता है, अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। क्यों? तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चार्ली की जो फिल्में बनी हुई थी, अभी उन सभी फिल्मों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी रीलें भी मिली हैं फिल्मों की जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिन्हें अभी प्रसारित नहीं किया गया है, जिनका प्रदर्शन अभी नहीं हो पाया है। और वो संख्या में इतनी है कि अब यदि उन फिल्मों को दिखाया जाएगा तो आने वाले 50 वर्षों तक हमें चार्ली की नई फिल्में देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अभी 50 वर्षों तक चार्ली के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाएगा, अर्थात उनकी नई फिल्मों को देख करके और उनके विषय में काफ़ी बातें हम कर पाएंगे। इनकी चार्ली की जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मारियनबार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती है। ये कुछ फिल्में हैं चार्ली की जिनसे पता चलता है कि ये सब भावनाओं पर आधारित फिल्में थी, बुद्धि पर नहीं थी। वास्तव में बहुत सारी अच्छी भावनाएं जागृत होती है इन फिल्मों को देखने पर। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल यानी व्याकुल मस्तिष्क के लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं ना कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन यानी आनंद के साथ वो देख सकते हैं।
यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि चैपलिन का चमत्कार क्या है। तो हम बता सकते हैं उनका चमत्कार यही है कि उनकी फिल्में पागल खाने के मरीज अर्थात जो पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वे भी पसंद करते हैं। तो व्याकुल मस्तिष्क वाले जो चिंताग्रस्त लोग हैं, जो किसी न किसी समस्या को लेकर बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, वे यहाँ तक कि महान जो वैज्ञानिक विद्वान हुए हैं आइंस्टाइन जैसे, ये महान प्रतिभा वाले लोग लगभग ये सभी इनकी फिल्मों को देखते हैं और आनंदित होते हैं। यही चैपलिन की फिल्म का चमत्कार है कि सभी प्रकार के लोग, एक पागल मूर्ख व्यक्ति से लेकर के चिंताग्रस्त दुखी व्यक्ति और महान प्रतिभा वाले वैज्ञानिक आदि भी इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं और आनंदित होते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों के वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, विद्यार्थियों आप नोट करते चलें। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चैपलिन ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया कैसे। तो कह सकते हैं दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़कर। अब इसे हम समझा भी सकते हैं, स्पष्ट भी कर सकते हैं। वर्ग का अर्थ है कि बुजुर्ग, वृद्ध लोग, जवान लोग और बच्चे सभी इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। बच्चे हो, जवान हो या फिर बूढ़े हो, सभी इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। साथ ही वर्ण का अर्थ यहाँ जाति वर्ण से है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो या ब्राह्मण, वैश्य, क्षुद्र या फिर सभी जाति और वर्ण के लोग हो, इनकी फिल्मों को सभी पसंद करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपनी फिल्म कला है इसको लोकतांत्रिक बना दिया कि इनके जो दर्शक थे वो सभी वर्गों से संबंधित थे और सभी वर्णों से संबंधित थे। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र बराबरी नहीं मिटाना चाहता है, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ समूह भी हो सकते हैं जो वास्तव में बराबरी नहीं मिटाना चाहते हैं, अर्थात असमानता ही रखना चाहते हैं, समानता स्थापित नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में चैपलिन की फिल्मों पर वे हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं। चैपलिन की फिल्मों की ऐसे लोग निंदा करते हैं। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। अर्थात चैपलिन अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों को ये संकेत देते हैं कि वास्तव में राजा और एक सामान्य मनुष्य दोनों में कोई अंतर नहीं है, सभी समान हैं। और लोग ऐसी बातों को पसंद करते हैं। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है। एक परित्यक्ता जिसे पति ने छोड़ दिया हो, यानी इनकी जो माँ थी चार्ली चैपलिन की, वो परित्यक्ता थी। इनकी माँ को पिता ने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा, और वह अपने बच्चे यानी चार्ली चैपलिन के पालन पोषण के लिए दूसरे दर्जे का जो स्टेज होता है, जो रंगमंच होता है, नाटक इत्यादि जहाँ प्रसारित होते हैं, वहाँ पर ये अभिनय करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। बाद में भयावह यानी भयंकर गरीबी का भी सामना इन्होंने किया। माँ पागल भी हो गई थी। ऐसी स्थिति से भी चार्ली चैपलिन ने संघर्ष किया। साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर यानी घमंड में चूर एक समाज द्वारा दूर दुराया जाना,
यानी ये एक अंग्रेज थे, ईसाई थे, और औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद और सामंतशाही से ईसाई वर्ग में एक घमंड था। तो वास्तव में ये स्वयं ईसाई वर्ग से थे, लेकिन ईसाई लोगों ने अपने घमंड के कारण, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था और ये बहुत गरीब थे, इसलिए स्वयं के ईसाई समाज ने ही इन्हें ठुकरा दिया था। इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। ये जब अभिनय करने लगे, करोड़पति बन गए, उसके बाद भी अपने जीवन मूल्यों को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। इनकी नानी भी खानाबदोश थी, अर्थात खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, कभी यहाँ रहना तो कभी दूसरी जगह चले जाना। और यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो। ऐसा भी माना जाता है कि जो इनकी नानी थी, खानाबदोश थी, शायद वह भारतीय रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे। ये जिप्सी जनजाति की थी इनकी नानी, और यूरोप में ऐसा कहा जाता था कि ये भारत से ही वहाँ पर गए थे। पिता की तरफ से यहूदी वंशी थे, इनके पिता यहूदी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी और घुमंतू चरित्र बना दिया था, क्योंकि इनकी जो नानी थी वो भारत से आई हुई मानते थे, घुमंतू खानाबदोश थी। इसलिए चार्ली के जीवन में भी, चरित्र में भी ये बातें आ गई। वे कभी मध्यम वर्गीय बुजुर्वा यानी उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के और उच्च वर्गीय जीवन मूल्य नहीं अपना सके, क्योंकि इनका बचपन ऐसा ही गरीबी में व्यतीत हुआ और ये कभी भी अपने जीवन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग जैसे मूल्य को नहीं अपना सके हैं। इन्होंने अपनी फिल्मों में प्रिय छवि ट्रैम्प, इनकी प्रिय छवि का नाम है ट्रैम्प। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि प्रिय छवि कौन सी थी और उसका क्या अर्थ होता है। तो इन्होंने फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प प्रस्तुत की है, और ट्रैम्प का अर्थ है बद्दू, खानाबदोश, आवारागर्द। ये जो गरीब लोग होते हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले होते हैं, खानाबदोश रहते हैं, ऐसे बच्चे का ही, ऐसे युवक का ही इन्होंने अपनी फिल्मों में रोल या अभिनय किया, जिसे ट्रैम्प कहा गया है। और उसके कारण उनके अवचेतन तक हम पहुंचते हैं, अर्थात जो इनके मन में छिपी हुई चीज़ें हैं, दबी हुई चीज़ें हैं, ऐसी ट्रैम्प की छवि जब ये प्रस्तुत करते हैं तो इनके मन में कौन सी भावनाएं छिपी हुई है, दबी हुई है, ये हम लोगों के सामने निकलकर बाहर आ जाती है, और हम समझ पाते हैं कि बचपन में इन्होंने ऐसी परिस्थितियों से ही संघर्ष किया था।